बच्चों, पिछले अध्याय में हमने देखा कि मुद्रा क्या है, मुद्रा के क्या कार्य हैं, क्या उसका महत्व है, कौन कौन सी उसके अंदर विशेषताएं होती हैं, कितने प्रकार की होती है। कुल मिलाकर हमने मुद्रा यानी धन, पैसे के बारे में कुछ जानकारी हासिल की। अब ये पैसा आता कहाँ से है, जाता कहाँ पे है, यानी कि किस प्रकार हम इसको प्राप्त करते हैं, किस प्रकार हम इसको खर्च करते हैं, कहाँ हम इसको सुरक्षित रखते हैं। तो बात अगर हम मुद्रा के लेन देन और उसकी सुरक्षा की करें तो सबसे पहली बात आती है बैंक की। जी हाँ, बैंक एक ऐसी जगह है जहाँ से हम मुद्रा का आदान प्रदान कर सकते हैं। हम अपने मुद्रा को वहाँ पर सुरक्षित रख सकते हैं। ज़रूरत पड़ने पर हम उस मुद्रा को प्राप्त कर सकते हैं। केवल मुद्रा ही नहीं बल्कि अपनी बहुत सारी मूल्यवान धातुओं को, बहुत सारे जरूरी पेपर्स को, बहुत सारे हीरे जवाहरात, सभी की सुरक्षा के लिए हम बैंकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज हम जानेंगे बैंक के बारे में, क्या है बैंक, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई, कौन कौन से कार्य करती है बैंक और क्या महत्व है बैंकों का। सबसे पहले बैंक का इतिहास अगर हम देखें तो यहाँ हम देखते हैं कि बैंक शब्द की उत्पत्ति अधिकोष, जिसे हम हिंदी में कहते हैं, वास्तव में अधिकोष की उत्पत्ति अंग्रेजी भाषा के बैंक शब्द से हुई है। अब ये देखें कि बैंक की उत्पत्ति कहाँ हुई, तो यहाँ हम देखते हैं कि बैंक शब्द जो है वो इटालियन भाषा के बैंकों से लिया गया है। अब उसके बाद हम ये देखते हैं कि बैंको जो है ये फ्रेंच भाषा के बैंके का रूप, बदलता हुआ रूप है। तो धीरे धीरे ये जो शब्द है ये अपना रूप परिवर्तित करते गए और लास्ट में इनको हम बैंक के रूप में प्रयोग करने लगे। अब अगर हम बात करें कि किस तरह से ये बैंकों की इनकी उत्पत्ति हुई, कैसे ये अपने अस्तित्व में आए, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि बैंक शब्द जो है वो पुराने ज़माने में इटली के लोग जो है वो बेंचों में बैठकर वो व्यापार संबंधी गतिविधियां, व्यापार संबंधी बातचीत, सलाह मशवरा किया करते थे। और होता क्या था कि जो लोग बैठकर आपस में बात करते थे, अगर उनमें से किसी व्यक्ति का व्यापार बंद हो जाए तो जिस व्यक्ति का व्यापार बंद हो जाता था उसकी बेंच को तोड़ दिया जाता था, ये मानते हुए कि उसका व्यापार बंद मतलब अब उस बेंच की उनके समूह में कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर धीरे धीरे यही जो प्रक्रिया है, ये जो साथ में बैठना, बेंच में बैठना, आवश्यकता न होने पर व्यापार चालू न होने पर बेंच को तोड़ दिया जाना, ये इसी शब्द से बदलता हुआ रूप बैंक हो गया और बैंक की कार्यप्रणाली फिर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। इसी प्रक्रिया में हमने देखा कि बाद में यही स्वरूप आगे चलकर वास्तव में मुद्रा के लेन देन से संबंधित हो गया और मुद्रा के लेन देन का एक महत्वपूर्ण माध्यम, एक महत्वपूर्ण स्थान बन गया। उसके बाद हमने देखा कि अगर एक अन्य मान्यता को भी अगर हम ध्यान में रखते हैं तो हम बैंक के बारे में ये जानते हैं कि अनेक व्यक्तियों द्वारा एकत्रित किए गए सामूहिक कोष को भी बैंक कहा जा सकता है, कि बहुत सारे लोग मिलकर एक कोष, एक फंड इकट्ठा करते हैं और बैंक के रूप में फिर वो अपनी कार्यप्रणाली को आगे बढ़ाते हैं। दूसरे शब्दों में अगर हम बात करें किसी एक प्रॉपर किसी मीनिंग की, तो वास्तव में क्या है और सिर्फ कौन कौन से कार्य हैं, इस विषय पर कुछ निश्चित रूप से कहना कठिन है। लेकिन ये हम कह सकते हैं कि आधुनिक बैंक का जो प्रारंभ था वो यूरोप में हुआ था और उसके बाद फिर धीरे धीरे पूरे संसार में ये बैंक जो है उसकी कार्यप्रणाली और बैंक नाम प्रचलित हुआ और ये मुद्रा के लेन देन से संबंधित कार्य ये करने लगा। एक और परिभाषा अगर हम देखें क्राउथर की, तो इनके अनुसार बैंक के बारे में इन्होंने कहा है कि आधुनिक बैंक के 3 पूर्वज हैं, व्यापारी, महाजन और सर्राफ। ये बैंक जो प्राचीन काल के थे, वास्तव में इनका बैंक जैसा कोई अस्तित्व नहीं था। हमने पिछले अध्याय में भी देखा कि गांव के जो महाजन होते थे, जो सर्राफ, जिन्हें जो ज्वेलर्स होते थे, और साथ में गांव में जो साहूकार हुआ करते थे, वास्तव में लोग इन्हीं से लोन लेते थे, इन्हीं से ऋण लेते थे। कई बार बहुत जब उनकी ख़राब कंडीशन रहती थी लोगों की, तो गिरवी रखकर अपने घर के बर्तन या सामान गिरवी रखकर उनसे लोन लेते थे, उधार लेते थे, ऋण लेते थे।
इन्हीं का एक परिवर्तित रूप, एक संगठित रूप और एक नियमावली के अनुसार जब यही स्वरूप जब आगे बढ़ा तो उसने बैंक का रूप धारण कर लिया। इसीलिए क्राउथर ने कहा है कि वास्तव में ये जो महाजन है, साहूकार है, व्यापारी है, वास्तव में ये वो लोग हैं जो प्राचीन काल में लेन देन का कार्य करते थे और इन्होंने बैंकों का पूर्वज माना है। साथ ही यहाँ पर हम देखेंगे कि बैंकों का विकास क्रम साल दर साल समय के बदलते बदलते किस रूप से ये विकसित हुआ। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं कि ईसा से 2000 वर्ष पूर्व बेबीलोन में साख का लेन देन होता था, यहाँ से ये प्रक्रिया देखने में आई। और दूसरा फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि 1148 में प्रथम बैंक की स्थापना जिनेवा में हुई और उसके बाद आगे बढ़ते हुए 1157 में बैंक ऑफ वेनिस और उसके बाद 1481 में बैंक ऑफ बार्सिलोना की स्थापना की गई। आगे बढ़ते हुए फिर हमने देखा कि 1619 में जर्मनी में बैंक ऑफ हम्बर्ग की स्थापना की गई और उसके बाद 1644 में इंग्लैंड में बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना की गई और उसके बाद कई व्यापारिक बैंक खुले। इसी प्रक्रिया में बहुत से व्यापारिक बैंकों का उदय हुआ जिन्हें कॉमर्शियल बैंक और साथ में क्रेडिट क्रिएशंस भी कहा जाता है। अब अगर हम बात केवल व्यापारिक बैंकों की करें तो हम देखते हैं कि किन अर्थों में हम व्यापारिक बैंकों का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि सामान्य बैंकिंग कार्य करने वाले बैंक को, जितने भी सामान्य रूप से आप अपने आसपास बैंक देखते हैं जहाँ हम बहुत आसानी से अपने धन को जमा करते हैं, ज़रूरत पड़ने पर उस धन को हम आहरित कर लेते हैं, तो ये सारे जो बैंक होते हैं वो सभी बैंक व्यापारिक बैंकों के अंतर्गत आते हैं। अगर हम इनके उद्देश्य के बारे में जानना चाहें तो इनका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य ये होता है कि ये व्यापारिक संस्था की अल्पकालीन वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करती हैं, यानी कि धन का संग्रहण वो करती हैं, आवश्यकता पड़ने पर आपको धन वो वापस करती हैं, ज़रूरत पड़ने पर आप ऋण के रूप में उनसे धन प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सारे सामान्य कार्य जो होते हैं वो व्यापारिक बैंक करते हैं। व्यापारिक बैंकों को और अच्छे से समझने के लिए आइए हम इसकी कुछ परिभाषाओं का अध्ययन करते हैं। प्रोफेसर A.G. हार्ट के अनुसार बैंक वह है जो अपने साधारण व्यवसाय में धन प्राप्त करता है तथा जिससे वह उन व्यक्तियों के चेकों का भुगतान करता है जिनसे खातों में वह धन प्राप्त करता है। वेबस्टर शब्दकोश के अनुसार बैंक वह संस्था है जो मुद्रा का व्यवसाय करती है, एक ऐसा प्रतिष्ठान है जहां धन जमा, संरक्षण एवं निर्गमन होता है तथा ऋण एवं कटौती की सुविधा प्रदान की जाती है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर रकम भेजने की व्यवस्था की जाती है। प्रोफेसर क्राउथर के अनुसार व्यापारिक बैंक वह संस्था है जो अपनी स्वयं की तथा जनता की साख का व्यापार करती है। तो इन परिभाषाओं के आधार पर आपने व्यापारिक बैंकों को बहुत अच्छे से समझा। अब अगर हम बात करें व्यापारिक बैंकों के प्रकार की, तो कौन कौन से प्रकार है व्यापारिक बैंकों के, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि व्यापारिक बैंकों को दो भागों में बांट दिया गया है। कौन कौन से दो भाग? एक तो अनुसूचित बैंक और दूसरा गैर अनुसूचित बैंक। अनुसूचित बैंक से तात्पर्य एक निश्चित अनुसूची में शामिल किए गए बैंक से, जिसके बारे में आगे हम डिटेल में अध्ययन करेंगे। और फिलहाल यहाँ पर हम देखते हैं कि जो अनुसूचित बैंक होते हैं वो कौन से बैंक होते हैं। तो जिन बैंकों को रिजर्व बैंक ने अपनी दूसरी अनुसूची के अंतर्गत शामिल किया है वो सारे बैंक अनुसूचित बैंक के अंतर्गत आते हैं और इनके बारे में हम ये कह सकते हैं कि ये कौन कौन सी शर्तों को पूरा करते हैं। तो इनकी सबसे पहली शर्त ये है, तो हम ये कह सकते हैं कि इन बैंकों की चुकता पूंजी और प्रतिरक्षित निधि दोनों मिलाकर कम से कम 5 लाख रुपए के बराबर होनी चाहिए, ये पहली शर्त होती है। दूसरी शर्त इनकी ये होती है, इन बैंकों को अपनी मांग एवं समय देयताओं का लगभग 15% भाग जो होता है वो इनको रिजर्व बैंक के पास रखना पड़ता है। तीसरा इसका जो नियम है, इसकी जो शर्तें हैं वो ये है कि इन बैंकों को प्रति सप्ताह अपनी स्थिति विवरण जो है, बैलेंस शीट जो है वो रिजर्व बैंक को भेजना पड़ता है।
और साथ में ये सभी बैंक किसी भी ऐसे कार्य में संलग्न नहीं हो सकते जो कार्य जमाकर्ताओं के हित में ना हो। जिनका पैसा बैंक में जमा है उनके हित में ही इन बैंकों को कार्य करना है। ऐसा कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं जिससे जो बैंक के ग्राहक हैं उनका कोई अहित हो। अब अगर हम बात करें कि भारत में अनुसूचित बैंक को कैसे समझा जाए, अनुसूचित बैंकों के भी क्या कुछ प्रकार हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि भारत में अनुसूचित बैंकों के अपने आप में दो और अलग अलग प्रकार हैं। पहला, जिसे हम अनुसूचित व्यापारिक बैंक के नाम से जानते हैं, और दूसरा जिसे हम अनुसूचित सहकारी बैंक के नाम से जानते हैं। तो अगर हम देखें कि अनुसूचित व्यापारिक बैंक क्या है, तो इसके अंतर्गत हम कुछ बिंदुओं के आधार पर इसके बारे में जानेंगे, जिसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक हैं, इनकी संख्या की अगर हम बात करें तो सार्वजनिक क्षेत्र के इन बैंकों की संख्या देश में 27 है, और इस 27 में भी 19 बैंक ऐसे हैं जो राष्ट्रीयकृत हैं, और 8 बैंक ऐसे हैं जो भारतीय स्टेट बैंक और जिन्हें हम कहते हैं कि उनके अनुषांगिक बैंक हैं। दूसरा इसके अंतर्गत शामिल है सरकारी क्षेत्र के अन्य बैंक। इनकी अगर हम बात करें, सरकारी क्षेत्र के जो अन्य बैंक जो इसके अंतर्गत आएंगे वो सिर्फ एक है, जिसे हम IDBI बैंक के नाम से जानते हैं। तीसरा बिंदु यहाँ पर हम देखते हैं कि निजी क्षेत्र के बैंक। निजी क्षेत्र के जो बैंक हैं, आप अपने आसपास देखते होंगे कि बहुत से प्राइवेट बैंक भी हैं हमारे आसपास। तो देश में इनके कितनी संख्या है उसके बारे में अगर हम जानें तो यहाँ पर निजी क्षेत्र के बैंक कुल मिलाकर देश में 22 हैं, जिसमें से 15 बैंक काफ़ी पुराने हैं और 7 जो बैंक है निजी बैंक वो बहुत कुछ समय पहले अस्तित्व में आए हैं। इसी के अंतर्गत हम देखते हैं विदेशी बैंक। कुल मिलाकर विदेशी बैंकों की संख्या 34 है, और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी इसी के अंतर्गत शामिल है। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की क्या स्थिति है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इनकी कुल संख्या देश में 82 है, और अगर इसमें हम अनुसूचित व्यापारिक बैंकों को ओवरऑल अगर इसमें शामिल कर लें तो 83 हो जाती है। अब अगर हम संख्याओं की बात करें अनुसूचित सहकारी बैंक की, तो ये अनुसूचित सहकारी बैंक जो है ये 2 प्रकार के होते हैं, 2 भागों में बटे हुए हैं। पहला जो है वो है अनुसूचित सहकारी बैंक जिनकी संख्या 55 है, और दूसरा जो है वो है अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक जिनकी संख्या 16 है। तो यहाँ पर हमने आंकड़े देखे, जो हमने अलग अलग वर्गीकरण किया हुआ था अनुसूचित व्यापारिक बैंकों के बारे में। अब अगर हम बात करें गैर अनुसूचित व्यापारिक बैंक, तो क्या है गैर अनुसूचित व्यापारिक बैंक? वास्तव में वे सारे बैंक जो रिजर्व बैंक की दूसरी अनुसूची में शामिल नहीं हैं, वे सभी बैंक गैर अनुसूचित व्यापारिक बैंक कहलाते हैं। अब अगर हम देखें कि गैर अनुसूचित व्यापारिक बैंक जो है उनकी क्या विशेषताएं हैं, कौन कौन से उसकी शर्तें हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इन सभी बैंकों की चुकता पूंजी एवं प्रारक्षित पूंजी निधि मिलाकर 5 लाख रुपए से कम होती है। और दूसरी जो कंडीशन वो हमने जान ली है पहले ही कि रिजर्व बैंक की दूसरी अनुसूची में शामिल नहीं होते हैं। एक इनकी सबसे बड़ी विशेषता ये भी है कि ये जो बैंक होते हैं इनका रिजर्व बैंक पर कोई विशेष प्रकार का नियंत्रण भी नहीं होता है। तो बैंकों के स्वरूप के बारे में हमने जाना, किस किस तरह से ये वर्गीकृत है। अब वास्तव में इनका कार्य क्या होता है, अलग अलग भागों में इनके कार्य भी बटे हुए हैं। तो सबसे पहले जब हम बैंकों के कार्य की बात करते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो होता है जिसके बारे में आप और हम भली भांति जानते हैं, और जब हम बैंक शब्द अपने दिमाग में लाते हैं तो सबसे पहले हमको वो स्थान दिखता है जहाँ पर हम पैसा जमा करते हैं और जहाँ से हम पैसा आसानी से निकाल सकते हैं। बाकी इसके अतिरिक्त बहुत सारे काम होते हैं बैंक के, लेकिन हमको ऐसे लगता है कि मुख्य कार्य जो है वो बैंक का वो जमा निक्षेप स्वीकार करना होता है और आवश्यकता पड़ने पर हमको वापस करना होता है। तो बात अगर हम करें यहाँ पर जमा या निक्षेप प्राप्त करने की, तो इसके अंतर्गत कौन कौन से कार्य किए जाते हैं, कौन कौन से खाते होते हैं जिनके अंतर्गत ये कार्य किए जाते हैं, इसकी एक हम संक्षिप्त में जानकारी हासिल करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इनका प्रमुख कार्य जनता की बचत के लिए जमा के रूप में धनराशि प्राप्त करना होता है, और इसके लिए खोले जाने वाले खाते होते हैं बचत खाता, चालू खाता
और यहाँ पर जो बचत खाता सेविंग अकाउंट होता है, वहाँ पर जनरली हमारा जो अकाउंट होता है सेविंग अकाउंट में होता है, वहाँ पे लोग अपनी जो बचतें होती है छोटी छोटी उनको जमा करते हैं और आवश्यकता पड़ने पर उसको निकाल सकते हैं और एक निश्चित प्रतिशत पर यहाँ पर ब्याज भी प्राप्त होता है। उसी प्रकार चालू खाता होता है। चालू खाते में भी हम अपनी छोटी छोटी बचत एक दिन में चाहे जितनी बार भी हम जमा कर सकते हैं और चाहे जितनी बार भी हम रुपए उसमें से निकाल सकते हैं। अब क्योंकि चालू खाते में से हम बार बार रुपए निकाल सकते हैं, हमको बैंक अलाउ करता है, इसलिए ये जो खाता होता है इस पर जो जमा धनराशि होती है उस पर किसी प्रकार का ब्याज नहीं दिया जाता है। ठीक इसी तरह हम देखते हैं कि चालू खाता या किसी भी प्रकार का खाता जब बैंक खोलती है तो वो जो हमको सुविधा प्रदान करती है उसके बदले में बैंक हमसे कुछ ना कुछ शुल्क लेती है और वास्तव में ये हम सभी की सुविधा के लिए होता है। अगला हम जो खाते का प्रकार देखते हैं वो है निश्चित अवधि का खाता, जिसे हम कहते हैं फिक्स डिपॉजिट। हमारी एक जो अमाउंट होती है उसको एक निश्चित समय के लिए हम फिक्स कर देते हैं। अब निश्चित समय, न्यूनतम समय क्या होता है उसकी बात करें तो ये जो न्यूनतम अवधि होती है ये 45 दिन की होती है और बैंक जो होती है सभी प्रकार के अलग अलग जो बैंक्स होते हैं इन निश्चित जमा जो हमारी राशि रहती है, फिक्स डिपॉजिट जो रहता है, इस पर एक निश्चित दर से ब्याज हमको प्रदान करते हैं। अब जब बात हम फिक्स डिपॉजिट की करते हैं, निश्चित जमा राशि की करते हैं, तो एक बात इसके बारे में ये भी जान लेना जरूरी होता है कि इस पर जो ब्याज की दर होती है वो अन्य खातों की अपेक्षा कुछ अधिक होती है। शायद ऐसा इस कारण से होता है क्योंकि इस पर जो जमा धनराशि रहती है वो फिक्स रहती है, कुछ निश्चित समय के लिए वो फिक्स रहती है। और साथ में इसके बारे में हम ये भी देखते हैं कि जितने लंबे समय तक हम इसमें डिपॉजिट करके रखते हैं अपना पैसा, उतनी ज़्यादा दर पर हमको इसमें ब्याज प्राप्त होता है। लेकिन इसमें बैंक हमको ये भी सुविधा प्रदान करता है कि मान लीजिए आपने एक निश्चित अवधि के लिए 3 साल, 5 साल या 10 साल के लिए अपने पैसे को फिक्स करके रखा है, लेकिन बीच में अगर आपको ज़रूरत पड़ी तो आप इस फिक्स डिपॉजिट को से अपने पैसे निकलवा भी सकते हैं। और ऐसी कंडीशन में आपके जो पैसे जमा रहते हैं, जितनी अवधि तक वो जमा रहते हैं, बैंक उस पर एक साधारण ब्याज की दर से जो भी इंटरेस्ट उस समय चल रहा होता है बैंक का, उस पर ब्याज के साथ वो धनराशि आपको कुछ फॉर्मेलिटीज़ के साथ वापस कर देती है। अगले जो जमा की बात आती है वो होता है अनिश्चितकालीन जमा राशि। इसमें होता ये है कि जो आप धनराशि बैंक के पास जमा करते हैं उसका कोई टाइम लिमिट सेट नहीं होता है, अनिश्चित काल के लिए आप जमा करते हैं और आपका प्रयास रहता है कि वो लंबे समय तक चलते रहे, क्योंकि हमने देखा कि जितना लॉन्ग टर्म हम उसको छोड़ते हैं उतना ज़्यादा ब्याज उस पर मिलता है। लेकिन इसमें भी ये सुविधा होती है कि मान लीजिए बीच में आपको कभी पैसे की ज़रूरत पड़ी तो कुछ निश्चित नियमों के आधार पर, कुछ निश्चित शर्तों के आधार पर आप उस धनराशि को आहरित कर सकते हैं। यहाँ पर भी कुछ इस तरह के नियम लागू होते हैं कि कुछ विशेष दशाओं में ही ये पैसे निकाले जा सकते हैं और वहाँ पर भी देखा जाता है कि जो ब्याज की धनराशि रहती है केवल उसी धनराशि को निकालने की अनुमति रहती है। पूरी धनराशि जो आपकी जमा है उस धनराशि को आप नियम और शर्तों के अनुसार एक साथ नहीं निकाल पाते हैं। अब अगला जो बचत खाते का प्रकार आता है उसे कहते हैं हम गृह बचत खाता। बहुत अच्छा सा ये सिस्टम होता है। इसके अंतर्गत बैंक अपने ग्राहक को एक गुल्लक दे देती है और उस गुल्लक में एक निश्चित अवधि तक जो ग्राहक है बैंक के वो पैसा जमा करते हैं, अपनी छोटी छोटी बचतों को वो इकट्ठा करते हैं और फिर बाद में उस गुल्लक को लाकर वो बैंक को देते हैं और जो भी जमा धनराशि रहती है वो बैंक में उनके अकाउंट में जमा कर दी जाती है। इसमें यहाँ पे एक विशेष बात यह है कि बैंक जब ग्राहकों को वो गुल्लक देते हैं तो उस गुल्लक में ताला लगा होता है और उसकी चाबी बैंक के पास होती है, यानी कि किसी भी कंडीशन में आप उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो छोटी छोटी सी जो बचत रहती है, वास्तव में ये जो योजनाएं हैं ये लोगों की छोटी छोटी बचत की आदतों को प्रोत्साहित करने के लिए बनाई गई है और साथ में पूंजी निर्माण भी इससे भले ही धीमी गति से हो लेकिन एक आदत के अंतर्गत आ जाता है। गृह बचत खाते के बारे में एक बात ये जान लेना भी जरूरी है कि इसमें जो ब्याज की धनराशि दी जाती है वो बहुत कम होती है, क्योंकि वास्तव में ये किसी बड़ी अमाउंट को इसमें कलेक्ट कर पाना काफ़ी मुश्किल होता है। छोटी छोटी सी बचतों के लिए बनाया जाता है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें प्राप्त होने वाला जो ब्याज है वो अन्य जो खाते होते हैं उनकी अपेक्षा कुछ कम रहता है।
अब हमने देखा कि किस तरह अलग अलग खातों के आधार पर हम अपनी छोटी छोटी बचतों को बैंक में जमा करते हैं और बैंक उस धनराशि को एक तो सुरक्षित रखता है और दूसरी बात आवश्यकता पड़ने पर हमें ब्याज सहित वापस करता है। इसी तरह बैंक के दूसरे महत्वपूर्ण कार्य की अगर हम बात करें तो वो है ऋण प्रदान करना, यानी कि लोन देना। आप देखते होंगे कि आजकल हम अपनी आवश्यकताओं की चीज़ को बहुत आसानी से बैंक से लोन लेकर खरीद सकते हैं। तो यहाँ हम जब बात करते हैं ऋण संबंधी कार्यों की, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि केंद्रीय बैंक को छोड़कर बाकी जितने भी बैंक होते हैं, इनका सबसे प्रमुख कार्य जो होता है वो ऋण प्रदान करना होता है। और ये जो ऋण प्रदान करने संबंधी कार्य होते हैं, इनको 4 भागों में बांट दिया जाता है। पहला जो इसका भाग होता है वो होता है नगद साख, यानी कि कैश में ऋण देना। इसको हम कुछ बिंदुओं के आधार पर और अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि नगद साख के अंतर्गत एक सीमा तक ऋण दिया जाता है, एक निश्चित धनराशि निश्चित कर दी जाती है और उतना ही ऋण मैक्सिमम दिया जा सकता है। दूसरा जो है वो ऋण की संपूर्ण राशि नगद नहीं दी जाती, कैश में किसी व्यक्ति को नहीं देते हैं, बल्कि उस व्यक्ति का अकाउंट जो होता है जिस बैंक में, और वो बैंक उस अकाउंट में पैसे को ट्रांसफ़र कर देती है। तीसरा इसके बारे में हम ये देखते हैं कि ऋणी जो है वो आवश्यकता अनुसार धन निकाल सकता है, यानी उसके अकाउंट में बैंक ने लोन की जो अमाउंट ट्रांसफ़र की है, जैसे जैसे उसको ज़रूरत पड़ती है वैसे वैसे वो उसमें से पैसा निकाल लेता है आवश्यकता के अनुसार। और साथ में ऋण की जो राशि होती है, संपूर्ण राशि, उस पर ब्याज वसूल किया जाता है, क्योंकि नॉर्मली फ्री में बैंक हमको ऋण देता नहीं है। जब भी बैंक से हम ऋण लेते हैं, लोन लेते हैं, तो एक नॉमिनल जो इंटरेस्ट रेट होता है वो हमको पे करना पड़ता है। दूसरा, अगर हम ऋण की बात करें तो दूसरा जो प्रकार है वो है अधिविकर्ष, यानी कि ओवरड्राफ्ट। आपने 11th में भी पढ़ा होगा कि किस प्रकार बैंकों में अधिविकर्ष खाते होते हैं। कई बार बैंक अपने कुछ अच्छे ग्राहकों को अधिविकर्ष यानी कि ओडी, ओवरड्राफ्ट की सुविधा देता है। जब वो जो ग्राहक होते हैं बैंक के, वो जब चाहे बैंक से धनराशि निकाल सकते हैं, ऋण के रूप में ले सकते हैं। कई बार वो अतिरिक्त धनराशि का भी आहरण कर सकते हैं जितना कि उनके अकाउंट में नहीं होता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं अधिविकर्ष की, तो ये जान लेते हैं कि उन व्यक्तियों को ये फैसिलिटी दी जाती है जिनकी साख काफ़ी अच्छी होती है। और इसकी एक विशेषता ये भी है, या हम कहें कि हानि ये भी है, कि ऊंची दर पर ब्याज यहाँ पर वसूल किया जाता है, क्योंकि कई बार ये फैसिलिटी देती है बैंक की जो पैसा कम अगर पैसा है तो उससे अधिक की धनराशि भी आप विड्रॉल कर सकते हैं। तो यही कारण है कि ब्याज दर जो होती है यहाँ पर ऊंची रखी जाती है। तो यहाँ जब हम नगद उधार लेते हैं, नगद ऋण लेते हैं और अधिविकर्ष के आधार पर लेते हैं, तो वास्तव में इसमें कुछ थोड़ा सा अंतर आता है। आइए देखते हैं कि नगद साख और अधिविकर्ष में क्या अंतर है। नगद साख और अधिविकर्ष में अंतर। नगद साख में ऋण हमेशा पर्याप्त जमानत पर ही दिया जाता है, जबकि अधिविकर्ष में ऋण अक्सर व्यक्तिगत जमानत पर ही दिया जाता है। नगद साख में ऋण पर ब्याज की दर कम होती है, जबकि अधिविकर्ष में नगद साख की तुलना में ब्याज की दर अधिक होती है। नगद साख के अंतर्गत ऋण 1 वर्ष या उससे अधिक के समय के लिए दिया जाता है। अधिविकर्ष के अंतर्गत ऋण अति अल्पकाल 3 माह लगभग के लिए दिया जाता है। नगद साख के अंतर्गत ऋण किसी भी व्यक्ति को दिया जा सकता है। अधिविकर्ष के अंतर्गत ऋण की सुविधा केवल चालू खाताधारियों को ही दी जाती है। अब तीसरा इसका जो प्रकार है वो है ऋण या अग्रिम। यहाँ पर जब जो ऋणी होता है वो संपूर्ण राशि को एक साथ प्राप्त कर लेता है। एडवांस पेमेंट हम उसको कर लेते हैं। जैसे नॉर्मल साख जब जो होती है नगद साख, उसमें हमने देखा कि बैंक जो ऋण की राशि रहती है वो अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देती है और आवश्यकता अनुसार जो व्यक्ति, जो ग्राहक होता है जिसे ऋण की ज़रूरत होती है, वो आहरित करते रहता है। लेकिन जब हम यहाँ बात करते हैं नगद ऋण या अग्रिम की, तो ऋण की पूरी राशि एक साथ उस व्यक्ति को दे दी जाती है। अगला इसका जो स्वरूप हमको देखने को मिलता है वो है विनिमय बिल की कटौती।
क्या होता है इसके अंतर्गत, हम यहाँ देखते हैं कि वास्तव में बैंक द्वारा जो विनिमय बिल है उनका पुनर्कटौती के माध्यम से एक बार भुगतान किया जाता है और इसी के द्वारा उनको ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। विनिमय विपत्र के बारे में भी हमने 11वीं कक्षा में बहुत अच्छे से जाना है कि किस प्रकार हम उधार, जब क्रय विक्रय उधार व्यवहार करते हैं तो विनिमय विपत्र का लेखा किया जाता है और किस तरह से हम उन विपत्रों को भुनाकर फिर धनराशि प्राप्त करते हैं। साथ ही यहाँ पर यह भी देखा जाता है कि ये जो विनिमय विपत्र वाली जो सेवा होती है, विनिमय बिल का जो वाहक होता है उसकी परिपक्वता अवधि समाप्त होने के पूर्व ही उसको बिल का की जो राशि रहती है उसका भुगतान कर दिया जाता है। और लेकिन ये जो सेवा होती है अल्पकालीन होती है, समय उसमें मेंशन रहता है, उस समय के भीतर ही उसको भुगतान करना होता है। अब इसी तरह अगर हम बैंक के अगले कार्य की बात करते हैं तो बैंक जो होता है वो एक अभिकर्ता के रूप में होता है और एक प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य करता है। तो एक अभिकर्ता यानी कि एजेंट और प्रतिनिधि के रूप में बैंक कौन कौन से कार्य करता है, आइए देखते हैं। सबसे पहले तो वो भुगतान एकत्रित करता है, चेक, विनिमय विपत्र, हुंडियों, जो जिससे कि हमने पिछले अध्याय में देखा, इन सब के माध्यम से वो भुगतान प्राप्त करता है। कोई भी व्यक्ति जब हमको चेक देता है और उसको ले जाकर जब हम बैंक में जमा करते हैं तो बैंक के द्वारा फिर उस धनराशि को हम प्राप्त कर लेते हैं। दूसरा हम यहाँ पे देखते हैं कि विनिमय बिल को भी बैंक स्वीकार करता है। जैसे कि हमने विनिमय पत्र के बारे में जाना था, जो द्वितीय पक्षकार होता है जिस पर जो बिल लिखकर देता है उस बिल की धनराशि हमको विनिमय पत्र के द्वारा प्राप्त होती है और ये बिल हम बैंक में जमा करते हैं और उसके आधार पर जो भी धनराशि उसमें लिखी गई होती है वो पेमेंट हम प्राप्त करते हैं। तो ये सारे कार्य भी बैंक के द्वारा ही संभव है। साथ में जो धन की जो वसूली होती है वो बैंकों के माध्यम से की जा सकती है। कई बार हम धन का लेन देन जो होता है वो बैंकों के माध्यम से करते हैं। वर्तमान में अगर हम इसकी बात करें तो हम देखते हैं कि ये जो प्रक्रिया है बैंक की बहुत हाईटेक हो गई है। अगर हमको किसी व्यक्ति को पैसा भेजना है, धनराशि भेजनी है, तो पहले हम बैंक जाते थे, पोस्ट ऑफिस जाते थे, वहाँ पे हम मनी ऑर्डर करते थे या बैंक से NEFT और बहुत सारी ऐसी प्रक्रियाएं होती थी जिनके माध्यम से हम बहुत सारे लिखा पढ़ी करने के बाद फिर उस धनराशि को भेजते थे। और इसमें भी ये प्रॉब्लम होती थी कि तुरंत की तुरंत वो धनराशि अगले व्यक्ति को नहीं मिल पाती थी, समय बहुत अधिक लगता था, भीड़ भाड़ का भी सामना करना पड़ता था। लेकिन अब ये सारी प्रक्रियाएं इतनी हाईटेक हो गई हैं कि एक बटन दबाकर हम मिनटों में जो पैसे होते हैं वो दूसरों तक ट्रांसफ़र कर देते हैं, पहुंचा देते हैं। तो ये पूरी की पूरी बैंकिंग प्रणाली में कहा जाए तो वर्तमान में पूरा क्रांतिकारी परिवर्तन आ गया है। आप अपना डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं, पेटीएम आप यूज़ करते हैं, यहाँ तक कि अगर आप सब्जी बाज़ार भी जाते हैं तो आपको अपने बैग में 1 रुपया भी रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वर्तमान में आप देखते होंगे कि आप कहीं सब्जी ठेला, कहीं फ्रूट खरीदने चले जाएं। मैंने तो यहाँ तक ये भी देखा है कि गन्ना रस की दुकान में भी आजकल पेटीएम चल रहा है। 5 रुपये की चीज़ के लिए भी आप तुरंत के तुरंत पेटीएम से 1 सेकंड के अंदर पेमेंट आप कर सकते हैं। तो बैंकों की अब जो कार्य प्रणाली है वो केवल निक्षेप, जमा, स्वीकार करने, पैसा देने और ऋण देने तक ही सीमित नहीं रह गई है। अपने आप को उन्होंने इतना विकसित कर लिया है कि अब एक बटन दबाते ही बैंकों के सारे कार्य हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जो बैंक करती है जिन्हें विविध कार्यों के अंतर्गत शामिल करते हैं। जैसे कि लॉकर की सुविधा होती है। आप अपने महत्वपूर्ण जो आपके आभूषण हैं, महत्वपूर्ण आपके जो पेपर्स हैं, उनको अगर आपको चोरी का भय रहता है, घर में रखने से किसी प्रकार की और हानि का भय रहता है, तो आप उनको सुरक्षित रूप में बैंक में जमा कर देते हैं। सभी बैंकों के लॉकर से संबंधित जो प्रक्रियाएं होती हैं, जो नियम और शर्तें होती हैं, वो अलग अलग होती हैं। उन नियम और शर्तों को फॉलो करते हुए आप बहुत आसानी से अपने सामान को बैंकों के लॉकर में सुरक्षित रख सकते हैं और जब आपको उस सामान की ज़रूरत पड़ती है आप उस सामान को बैंक से वापस प्राप्त कर सकते हैं। ठीक इसी तरह एक सुविधा हमको बैंक प्रदान करती है, यात्री चेक की सुविधा। जब फ़ोन, पेटीएम, फ़ोन पे ये सब नहीं था तो बैंक हमको यात्री चेक की सुविधा प्रदान करती थी। आज भी वो सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।
जो नगद धनराशि रहती है वो बड़ी मात्रा में हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जा सकते। और ऐसी अगर कोई कंडीशन निर्मित होती है कि हमको ज़्यादा पैसा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना हो, तो बैंक एक यात्री चेक बनाकर दे दिया करता था। आप दूसरे शहर, दूसरे स्टेट जब भी जाएं तो उसको साथ में आप यूज़ कर सकते हैं, ले जा सकते हैं, और फिर वहाँ जाने के बाद किसी बैंक से भुनाकर आप उस रकम को प्राप्त कर सकते हैं। इस सब का स्वरूप अब आपने देखा कि पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। साथ में साख संबंधी जो सूचना है ये भी बैंकों का महत्वपूर्ण कार्य है जो अनवरत जारी है, और हमेशा बैंक साख संबंधी जानकारी देने में अपनी एक अहम भूमिका निभाता है। क्या होता है कि जब जो व्यापारिक कार्य होते हैं वो बिना साख के संभव नहीं होते। चाहे कितना भी बड़ा उद्योगपति हो या व्यापारी हो, उसको ऋण की ज़रूरत, साख की ज़रूरत जरूर पड़ती है। तो कोई भी व्यापारी किसी अन्य व्यापारी को ऋण देने से पहले उसके साख संबंधी जो सूचनाएं होती है वो प्राप्त करना चाहता है। वो ये जानना चाहता है कि उस व्यक्ति की आर्थिक स्थिति कैसी है, उसको दिए गए ऋण का भुगतान क्या वो सही समय पर कर पाएगा। और किसी भी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति की सही जानकारी एक बैंक प्रदान कर सकता है जिस बैंक का वो ग्राहक है। तो साख संबंधी सूचना प्रदान करने में भी बैंकों का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। साथ ही यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ ऐसे कार्य होते हैं जब आंकड़ों का संकलन करना पड़ता है, आंकड़ों का प्रकाशन करना पड़ता है। आर्थिक सांख्यिकी के अंतर्गत हमने देखा कि कई बार हम राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, इन सब के अंतर्गत लोगों की आय के बारे में, उनकी बचत के बारे में, पूंजी निर्माण के बारे में बहुत सारे आंकड़े एकत्रित करने का प्रयास करते हैं। तो इन आंकड़ों को प्रदान करने के लिए, इन आंकड़ों को प्राप्त करने के लिए भी बैंक जो होते हैं वो एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में कार्य करते हैं। इसके साथ ही जो सुरक्षा कोष जो है, चंदे एकत्र करने का जो काम है, वो सारे कार्य भी बैंकों के द्वारा किए जाते हैं। आपने देखा होगा कि अगर कहीं पे कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है, बाढ़ आ जाती है, भूकंप आ जाता है, तो देश जो है वो अपील करता है आपसे कि आप उनकी सहायता के लिए फंड में कुछ दान करें, और साथ में आपको वो नंबर जनरेट करता है कि इस नंबर पर आप अपने सहयोग की जो राशि है वो दान कर सकते हैं। तो बैंकों के माध्यम से वहाँ पर आप अपनी धनराशि को ट्रांसफर करके एक चंदा या किसी भी दान के कार्य में सहयोग कर सकते हैं। ठीक इसी तरह हम देखते हैं कि बैंक उपभोक्ता ऋण भी प्रदान करता है। केवल वो पूंजीगत कार्य के लिए, उत्पादन कार्यों के लिए ही केवल ऋण प्रदान करे ऐसा नहीं है, उपभोग के लिए भी ऋण प्रदान करता है। वास्तव में जब हम बात उपभोग के ऋण के करते हैं तो इसके अंदर वो सभी ऋण आते हैं जो सामान्य व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की चीज़ों को खरीदने के लिए, अपनी उपभोग की चीज़ों को खरीदने के लिए करता है। जैसे वो मकान बनवाता है या मोटर कार खरीदता है या अपनी और किसी शौक, किसी आवश्यकता को पूरा करने के लिए भी बैंक उनको उनकी आवश्यकता, उनकी आर्थिक स्थिति, क्षमता को देखते हुए ऋण प्रदान करता है। वैसे ही बैंक के महत्वपूर्ण कार्यों में ये भी एक बात आती है कि वो अपने ग्राहकों को सलाह देता है। आप किसी भी प्रकार की किसी स्कीम में इन्वेस्ट करने से पहले अपने जो बैंक है उससे ज़रूर एक बार जानना चाहते हैं कि किस स्कीम में कितने पैसे डाले जाए, किस खाते में पैसे रखने से लाभ होगा, फिक्स डिपॉजिट करने से लाभ होगा या SIP से लाभ होगा, कहाँ पर आपको, किस फंड में आपको पैसे इन्वेस्ट करने हैं। तो सही सलाह देने का कार्य भी बैंक अपने ग्राहकों के लिए करता है। और एक और कार्य की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि समय समय पर बैंक से रिलेटेड शिक्षण, प्रशिक्षण, जो ट्रेनिंग दी जाती है वो भी बैंकों के द्वारा ही प्रोवाइड कराई जाती है। तो बैंकों के इन कार्यों का इतना विस्तृत क्षेत्र है। साथ में इसके अंदर हम देखते हैं कि बैंक जो होते हैं वो आंतरिक और विदेशी व्यापार के प्रबंधन का भी कार्य करते हैं, क्योंकि प्रत्येक क्षेत्र में मुद्रा की, प्रत्येक क्षेत्र में धन की आवश्यकता है और बिना बैंक के धन के बारे में हम बात कर ही नहीं सकते। तो आइए देखते हैं कि जब आंतरिक और विदेशी व्यापार के अर्थ प्रबंधन की बात आती है तो बैंक कौन कौन से कार्य करता है। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि आंतरिक और विदेशी व्यापार के लिए पहली बात तो ये धन की व्यवस्था करता है। दूसरा ये देखते हैं कि इसके लिए व्यापारियों के विनिमय विपत्र, आंतरिक विपत्र या हुंडी जो भी उसको प्राप्त होते हैं व्यापारियों को, उनको भुनाकर उनकी धनराशि उनको देता है। तो इस प्रकार जो बैंक है वो आंतरिक और विदेशी व्यापार संबंधी अर्थ प्रबंधन में भी सहायता करता है। अगले इसके कार्य की अगर हम बात करें तो हम ये देखते हैं कि साख सृजन का कार्य करता है।
वास्तव में ये जो साख सृजन का कार्य है उसके बारे में, ये बैंक का एक बहुत बड़ा कार्य है। कहाँ से साख का निर्माण किया जाए, कहाँ से वो धनराशि एकत्रित की जाए जिसको हम ऋण के रूप में बैंक अपने ग्राहकों को प्रदान कर सके, एक व्यापक प्रक्रिया है जिसके बारे में हम डिटेल में इसके आगे अध्ययन करेंगे।